रोहित आपकी फर्स्ट क्लास है आज। रोहित हेलो। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस और नो में रिप्लाई कीजिए। यस मैम, लाइव क्लास में फर्स्ट क्लास है। ओके, फर्स्ट टाइम आप आए हैं, ठीक है। बाकी रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने जो रिकॉर्डेड देखे हुए। ठीक है, तो वो आप रिकॉर्डिंग देख चुके हो, उसमें हम 5 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ओके। यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके, सो यूनिट नंबर 6 में हम कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है बेसिकली कि जब एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि उसको किस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए इवेंट करना है, और क्लाइंट भी डिसाइड कर चुका होता है कि ये हमारा कंपनी है जिसके थ्रू हम अपने इवेंट को कंडक्ट करना चाहते हैं। सो दोनों पार्टीज मिलके कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं। तो उन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हम टॉपिक्स यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले ये देखना है व्हाट आर दी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, सो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड रहनी चाहिए, दैट इज द एलिमेंट। सो अब यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज किए, एक तो एग्रीमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? एग्रीमेंट जो है वो रिटन, वो ओरल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में रखेंगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा रिटन फॉर्म में रहता है, और कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट में हमारा लॉ एप्लीकेबल हो जाता है, बट एग्रीमेंट में ऐसा जरूरी नहीं है। सो जितने भी एग्रीमेंट में आपके, सॉरी, एग्रीमेंट में मैम प्रूफ नहीं होता। नहीं, एग्रीमेंट में हम लोग जरूरी नहीं है कि उसको रिटन फॉर्म में रखें। हम ओरली एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, जैसे हम प्रॉमिस करते हैं किसी को, दैट इज ऑल्सो एग्रीमेंट। बट अगर आप तो उसको ये रिटन में रखते हो और उसके साथ उसमें कुछ लॉज को एप्लीकेबल कर देते हो, या कोई रूल उसमें लगा देते हो कि अगर ऐसा एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करेगी तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? ओ, तो ओ, कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल बाउंडेशन हो जाती है पार्टीज के ऊपर कि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना ही होगा। बट जो एग्रीमेंट होता है वो जरूरी नहीं है कि लीगल बाउंडेशन को क्रिएट करे, दैट डिपेंड्स अपॉन दी कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट। तो जितने भी ओ, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सभी एग्रीमेंट होते हैं, बट जो एग्रीमेंट होते हैं जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हों। ओके ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हम लोग यहाँ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोफेशनली मैनेज इवेंट होता है विच इज सिमिलर टू अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें डिफरेंट एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया जाता है, उसी तरीके से इवेंट मैनेजमेंट में भी कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोफेशनल इवेंट है। और जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, या कॉन्ट्रैक्ट जब साइन किया जाता है, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसमें एप्लीकेबल हो जाता है। सो बेसिकली जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, बट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट, बट एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सो अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, सो उसमें आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपको फुलफिल करनी होंगी। देन नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन गिवन है यहाँ पे, इट इज अ बायलेटरल एग्रीमेंट। बायलेटरल का मतलब होता है जिसमें दो पार्टीज कम से कम इंक्लूड रहती ही हैं। दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, बट मिनिमम दो पार्टीज होनी ही चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एक अकेला पर्सन कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। So, in other words, it is between two or more persons and parties. It explains an obligation in which each party mutually acquires a right to what is promised by the other. सपोज अगर मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं अपनी बाइसिकल आपको सेल करूंगी, और आपने मुझे प्रॉमिस किया कि उसका जो प्राइस है वो आप मुझे पे करेंगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। मेरी ऑब्लिगेशन है मुझे आपको वो बाइसिकल प्रोवाइड करना, और आपकी ऑब्लिगेशन है उसका प्राइस मुझे पे करना। क्लियर? तो इसमें क्या है, ईच पार्टी म्यूचुअली एक्वायर्स अ राइट। आपके पास राइट है बाइसिकल को एक्वायर करने का, मेरे पास राइट है आपसे उसका प्राइस चार्ज करने का। क्लियर? सो इट इज अ ओके टूल दैट आउटलाइंस द डिटेल्स ऑफ एन एग्रीमेंट। सो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा टूल होता है जो हमें एग्रीमेंट के बारे में सारी डिटेल्स को प्रोवाइड करता है। सो ये एक लीगल बाउंडेशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं इट इज लीगली बाइंडिंग।
A contract can also be called a letter of memorandum of agreement. So memorandum of agreement के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि एक पर्टिकुलर कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया। हमारी गवर्नमेंट मोदी जी दूसरी कंट्री में जाते हैं, उनके साथ कोई एमओयू साइन करते हैं। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी हो सकता है, लेटर ऑफ कंफर्मेशन हो सकता है, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज लेटर ऑफ इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। सो जो एक कॉन्ट्रैक्ट में दो या दो से ज्यादा पार्टीज हैं, उनकी जो इंटेंशंस हैं उनको रिटन डाउन किया जाता है ऑन पेपर, और उस पे पार्टीज से साइन करवाए जाते हैं। और उसमें ये भी मेंशन होता है कि अगर कोई भी पार्टीज में से अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करेगी, सो उसकी जो सर्कमस्टांसेस होंगे, उसकी जो पेनल्टी होगी या आउटकम होगा, वो उस पार्टी को फुलफिल करना पड़ेगा। सो एज पर सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अगर आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपको ये पूरा सेक्शन भी मेंशन करना जरूरी है। सेक्शन 2 सब सेक्शन H of the Indian Contract Act 1872, it is defined as an agreement which is enforceable by law. So contract are always an agreement, but it is enforceable by law. So any agreement which can be enforced by law is a contract. So जिसमें law applicable हो जाता है किसी भी agreement में, वो सभी आपके contract बन जाते हैं। तो अगर मैं आपको एक plain paper पे भी लिख करके कुछ दे रही हूँ या promise कर रही हूँ, that is also a agreement, but अगर उसमें law applicable हो गया तो वो contract बन जाएगा। मैम इसका पनिशमेंट क्या होता है अगर अगर फुलफिल नहीं कर पाए हम कॉन्ट्रैक्ट तो पनिशमेंट पेनल्टी? डिपेंड करता है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, और जो पनिशमेंट होती है वो एज पर दी लॉ। आपको लॉ नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, बट उसकी पनिशमेंट जो है वो प्री डिफाइंड होती है। कि अगर एक कंपनी है, सपोज दो पार्टीज हैं एक्स एंड वाई, एक्स ने अगर अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की, जैसे मैंने आपको बोला मैं अपनी बाइसिकल दूंगी, बाद में मैं मना कर देती हूँ आपको बाइसिकल देने के लिए, तो उसकी पेनल्टी ये हो सकती है कि आपसे जो मैंने एडवांस मनी लिया है, वो एडवांस मनी मुझे आपको डबल करके वापस देना पड़ेगा। क्लियर? ओके। कोई भी पनिशमेंट हो सकती है, कोई भी ऑब्लिगेशन हो सकती है, कोई भी पेनल्टी हो सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द पार्टीज एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट रूल्स। तो वो रूल्स जो है वो प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी के केस में, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप एक साथ, मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो 1 करोड़ आप एक साथ पे नहीं करते हैं, आप पहले एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। और एक लमसम अमाउंट स्टार्टिंग में, सपोज आपने 1 लाख रुपीज पे कर दिया उस पर्सन को, और ये श्योर हो गया कि आप वो प्रॉपर्टी को परचेज करेंगे। अगर आप मना कर देते हैं उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, तो 1 लाख रुपीज आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर दूसरी पार्टी उसको सेल करने के लिए मना कर देती है, तो वो 1 लाख की जगह आपको 2 लाख रुपीज रिटर्न करेगी। सो ये क्या है, ये पेनल्टी तो है एक तरीके से, ठीक है। बट ओके। यहाँ पे हमें जो हार्डकोर लॉ है उसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है बेसिकली कि ये कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इवेंट मैनेजमेंट में कैसे एप्लीकेबल होता है। क्लियर? क्लियर। सो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए एंड शुड कंप्राइज ऑफ क्लियर वर्ड्स एंड सिंपल लैंग्वेज रिप्रेजेंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग म्यूचुअल इंटरेस्ट। रिटन फॉर्म में होना चाहिए, उसमें सिंपल लैंग्वेज यूज की गई हो ताकि दोनों पार्टीज को वो समझ आ जाए, और क्लियर और कंसाइज होना चाहिए, घुमा फिरा के बातें उसमें ना लिखी जाएं, और दोनों पार्टीज के म्यूचुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाए। Then details of the agreement should be spelled out clearly in the contract and should be able to put to scrutiny in the legal sense. So जितनी भी details होती हैं उस agreement में उसको properly मेंशन किया जाए, और उसकी स्क्रूटनी भी हम कर सकते हैं। स्क्रूटनी मतलब उसमें चेक कर सकते हैं कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो इम्पोर्टेंट थी और मेंशन्ड नहीं है, या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जिनकी जरूरत नहीं थी स्टिल उसको मेंशन किया गया। सो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? सो सबसे पहला एलिमेंट और कंपोनेंट क्या होता है? पार्टीज। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होना जरूरी है। दिस मीन्स दैट ईच साइड शुड हैव द कैपेसिटी टू डू द जॉब। अगर दो पार्टीज उसमें इंक्लूडेड हैं तो वो दोनों पार्टी केपेबल होनी चाहिए। केपेबल का मतलब है कि एक तो वो माइनर नहीं होना चाहिए, माइनर मतलब 18 साल से कम की उम्र का नहीं होना चाहिए सब। दूसरी चीज, मेंटली स्टेबल होना चाहिए। किसी
अनस्टेबल माइंड के पर्सन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, वो एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब वो पर्सन अपना होशो-हवास में होना चाहिए, अदरवाइज़ वो कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। So for example, minor and mentally incompetent people are not competent to sign a contract. So there must be something given in exchange to one party. मैम Yes, sir. डायरेक्टर सर इंटरेक्ट करेंगे बीच में, अपना अशोक सर में इंटरेक्ट करेंगे। Sir, आपकी yes, sir. Yes, namaskar, madam. नमस्कार, sir. Madam, myself, Dr. Ashok Sharma, Regional Director here at IGNOU Region Center, Delhi 1. Okay, good evening, sir. Good evening, ma'am. Ma'am, may I humbly request you all, along with the students also, to please switch on your camera for a minute so that we can have a screenshot of this session. Students also, please. सर स्क्रीन शेयर मैं बंद करूं या ओपन रहे? मैम 1 मिनट के लिए अगर आप बंद कर सकते हैं तो प्लीज। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। कोई बात नहीं सर। Yes, everyone please switch on your camera. Yes, महक बेटा, ट्विंकल, यश, रोहित। Yes, everyone please. Yes, thank you महक बेटा, thank you रोहित। यश, ट्विंकल, तान्या, please switch on your camera for a minute. Yes, thank you Twinkle beta, thank you. Yash, yes, thank you. Tanya, सोनू, कैमरा ऑन कर सकते हैं बेटा? Yes, Tanya beta, can you please switch on your camera for a minute? Okay, a very good evening to all of you. Dear students, how are your sessions going on? Good evening, sir. Good evening. How Good are evening, sir. going on? Sir, good. Fine. Okay, what are you studying today? Sir, about contract or agreement. Okay, आपने इस प्रोग्राम में क्यों एडमिशन लिया? Any particular reason for getting enrolled in this program? Yes, Twinkle सर इस बेटा, फील्ड Twinkle सर इस फील्ड बेटा, में करियर बनाने। Yes, Twinkle से शुरू करते हैं। Yes, Twinkle बेटा, your any particular reason for getting enrolled in this program? कोई किसी खास रीजन से आपने हमारा ये प्रोग्राम चूज किया? सर क्योंकि मेरा माइंड क्रिएटिव है इसलिए। वंडरफुल, गुड बेटा, गुड। एंड महक, आपने क्यों बेटा इस प्रोग्राम को क्यों चूज किया आपने? सर क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट एक इमर्जिंग फील्ड है, इस वजह से। वंडरफुल, शाबाश, वेरी गुड बेटा। यस, रोहित बेटा, आपका कोई रीजन, पर्टिकुलर रीजन? सर इस फील्ड में इंटरेस्ट था करियर बनाने के लिए इसमें फ्यूचर में, इसलिए। गुड गुड, शाबाश, गुड। यश, आपका बेटा कोई पर्टिकुलर रीजन? Yes, sir, because I like this business very much and I found this to be a very good and growing industry in the upcoming few years. Yes, you are very right beta. Yes, shabash. Tanya, can you please interact with us? Are you listening to us? Okay, I think that she is not able to listen to us. डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन अटेंड करने से पहले आपने आज का जो कोर्स मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, आपने उसको स्टडी किया? यस सर। आपने उसको स्टडी किया था पहले? स्टडी मटेरियल के बारे में कोई फीडबैक? यस, रोहित शायद कुछ कहना चाहते हैं। यस रोहित बेटा। सर मैंने स्टडी बुक के लिए मैंने पे कर रखा था, लेकिन अभी तक ना पहुंचा नहीं घर पे। ओके, गुड गुड, आपने बहुत अच्छा किया बेटा, आपने हमें बता दिया। वी विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग। और आप जो है अपना एनरोलमेंट नंबर, सोनू इनका एनरोलमेंट नंबर नोट कर लो, एक ईमेल बनाकर एमपीडीडी में भेज देना। आपने हार्ड कॉपी ऑप्ट किया था?
यस सर। ओके ठीक है सोनू, इनका नेम रोल नंबर नोट कर लो बेटा। रोहित अपना एनरोलमेंट नंबर शेयर कर दो बेटा। ओके सर, एक मिनट सर, कर रहा हूँ। यस महक, आपने बेटा स्टडी मटेरियल को स्टडी किया था पहले, क्लास सेशन शुरू होने से पहले, आज वाला सेशन अटेंड करने से पहले? सर थोड़ा सा करा दो। ओके गुड। एंड यश? जी सर, करा था। गुड गुड गुड, वेरी गुड। मुझे आप सभी स्टूडेंट्स से यही एक स्पेशल रिक्वेस्ट करनी थी कि हमारे इन सेशंस का आप भरपूर फायदा तब उठा सकते हैं जब आप एक रीडिंग एडवांस में ले लें। हमारा जो स्टडी मटेरियल है, अगर बाय चांस जैसे रोहित कह रहे हैं कि इनको हार्ड कॉपी अभी तक नहीं मिला है, तो अगर आप में से किसी को हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल नहीं मिला है तो आप हमारा जो ई ज्ञान कोश वेबसाइट है उससे डाउनलोड कर सकते हैं, और सेशन अटेंड करने से पहले अगर आप एक रीडिंग ले लेंगे तो आपको मैडम का जो लेक्चर है वो बहुत आसान हो जाएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा और उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि हमारे स्टडी मटेरियल में क्या लिखा हुआ था और मैडम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं। और आप सभी कोशिश करिए कि आप ये जो सेशंस हैं इनको ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव बनाइएगा, तो उससे सभी स्टूडेंट्स को समझने में ज्यादा आसानी होगी और आप लोगों को एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। इट शुड नॉट बी वन वे ओनली। मैडम जो पढ़ा रहे हैं वो भी आप पढ़िए और साथ में आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो भी आप आपस में शेयर करिए और मैडम से उनका क्लैरिफिकेशन आप ले सकते हैं, कोई नया एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आपके माइंड में जो कोई नया एग्जाम्पल आ रहा है वो आप मैडम के साथ भी और क्लास में बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और बिल्कुल सही कहा है आप सभी विद्यार्थियों ने, ये एक नया फील्ड है, एमर्जिंग फील्ड है और इसका आगे बहुत स्कोप है, तो आप लोग इस फील्ड में एक बहुत अच्छा कैरियर अपना बना सकते हैं। ये प्रोग्राम उसमें आप सभी को बहुत हेल्प करेगा। ये हमारा एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और लगभग हर फील्ड में आजकल इवेंट्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो इन इवेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, उसके लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है और ये आपका एक बहुत प्रोफेशनल फील्ड है और आपको इस प्रोग्राम को करने से बहुत फायदा मिलेगा। तो माय कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर सिलेक्टिंग ए वेरी गुड प्रोग्राम ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मैं जस्ट आपसे यही बात करने के लिए मैंने जस्ट मैडम को 1 मिनट के लिए मेरे को था कि चलो मैं बात कर लेता हूँ। मैडम सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन एंड you can now please continue madam. Thank you madam, thank you so much. Okay. Thanks ma'am. सर आपका एनरोलमेंट नंबर मिल गया? आपको चैट को दे दिया है। मैंने ट्रैकिंग पैक कर दिया है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब है कि एक मिनट रोहित। यस सर। आप ये पार्सल नंबर ट्रैक कर लीजिए, ये आपकी घर पे एड्रेस पर डिलीवर दिखा रहा है। वो एड्रेस आपने सर मैंने डिलीवर शो कर रहा है। सॉरी सर, मैंने ट्रैकिंग के लिए डाल रखा था, मैंने कंप्लेंट नंबर भी रेज कर रखा है लेकिन अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं आया। आप इंडियन पोस्ट की साइड पे ना वो इंडियन पोस्ट को कंप्लेंट करिए क्योंकि हमारे यहाँ से डिलीवर दिखा रहा है। सर मैंने कंप्लेंट नंबर भी रेज किया वहाँ पे पोस्ट ऑफिस पे लेकिन अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं आया। तो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लीजिए आप। ऑफिस पोस्टल डिपार्टमेंट नहीं बता पाएगा आपको एक्चुअल कोई। इग्नू की तरफ से डिस्पैच होगा आपको और डिलीवर भी शो कर रहा है। ओके ओके। सो बेसिकली जब भी हम एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन सी डिटेल्स इंक्लूडेड होनी चाहिए? द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पार्टीज। पार्टीज का मतलब है यहाँ पे कि हु ऑल आर दी पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट। वो कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं।
सो द पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट। इसका मतलब ये है कि वो पार्टीज जो हैं अपनी जॉब को और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करने के लिए केपेबल हों। एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एक इवेंट के लिए किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को चूज किया, बट दैट कंपनी इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। दैट मीन्स कि वो जो पर्टिकुलर पार्टी है वो केपेबल नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो पार्टीज का मतलब है यहाँ पे कि वो लोग माइनर नहीं होने चाहिए और मेंटली इनकॉम्पिटेंट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी समथिंग गिवन इन एक्सचेंज। समथिंग इन एक्सचेंज का मतलब होता है कंसीडरेशन। जैसे मैंने आपको बाइसिकल का एग्जांपल दिया कि मैं अपनी बाइसिकल अगर आपको सेल कर रही हूँ, सो फॉर यू बाइसिकल इज द कंसीडरेशन और आप मुझे उसका प्राइस पे कर रहे हैं। सो फॉर मी प्राइस इज द कंसीडरेशन, राइट? सो समथिंग इन एक्सचेंज होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी बाइसिकल आपको सेल कर रही हूँ, आप अपनी बुक्स मुझे दे रहे हैं। तो जब हम सामान के साथ किसी दूसरे सामान को एक्सचेंज करते हैं तो वो बार्टर सिस्टम हो जाता है, ये सबको पता है। बट आज की डेट में बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल हमारी इकोनॉमी में नहीं है, राइट? सो हम मनी का एक्सचेंज करते हैं। सो वन पार्टी विच इज हेल्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। So normally it is money, but it can possibly be property or rights too. So most of the cases में money ही होता है exchange में, but कुछ cases में property और rights भी हो सकते हैं। राइट्स का मतलब है यहाँ पे जैसा कि आप पे करके कोई लाइसेंस खरीदते हो, आपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप के लिए एंटीवायरस परचेज किया तो आपको राइट्स मिल रहे हैं यूज करने के लिए। थर्ड एलिमेंट इज बोथ पार्टीज गेटिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द डिटेल्स, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो जितनी भी पार्टीज हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में उनको क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, वो मिसअंडरस्टैंड ना करें किसी भी चीज को, और उसमें जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हो अगर उन्होंने वो साइन किया है तो उनको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए व्हाट दिस एलिमेंट इज ऑल अबाउट, राइट? तो जितनी भी डिटेल्स, राइट्स, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है ड्यूटीज, कॉन्ट्रैक्ट में जो मेंशन की गई हैं वो दोनों पार्टीज उससे अग्री करते हो। सो देयर हैज टू बी मीटिंग ऑफ माइंड्स फॉर कॉमन अंडरस्टैंडिंग। सो मतलब दोनों का जो माइंडसेट है वो कॉमनली उन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक ही तरीके से समझे। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी उसका मतलब कुछ और समझ रही है तो दूसरी कुछ और समझ रही है। सो ऐसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। एनी डाउट्स? No, ma'am. नेक्स्ट वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूडेड रह सकते हैं? सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस। सो टर्म्स एंड कंडीशंस बेसिकली एक तरीके से उनका कोई काउंटिंग नहीं हो सकता, काउंटलेस होती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। सो अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड सोबरमैन, this information is considered to be essential to any contract, while the non-essential ones are called warranties. So जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस को मेंशन करते हो तो वो बहुत एक असेंशियल कंपोनेंट होता है। जब हम किसी नॉन एसेंशियल कंपोनेंट की बात करते हैं, मतलब जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उसको कहा जाता है वारंटीज। So following are several types of information which are usually given under terms and conditions. So कुछ terms and conditions में क्या क्या हो सकता है? पहला तो contact information. So जितने भी जो भी क्लाइंट है और सप्लायर है, यहाँ पे क्लाइंट कौन होगा? कस्टमर जिसका इवेंट है, और सप्लायर कौन होगा? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो अपनी सर्विसेज को सप्लाई करेगी टू दी क्लाइंट। सो उन दोनों की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। उनका क्या लीगल नेम है? फॉर एग्जाम्पल हम किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए अगर वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसका नाम आएगा, अगर किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं तो कंपनी का नेम मेंशन किया जाएगा। नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कंपनी के जो ओनर हैं उनसे कांटेक्ट ना करके उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं तो उसका नेम और उसकी कांटेक्ट डिटेल्स। मेलिंग एड्रेस होने चाहिए दोनों पार्टीज के, उनका एड्रेस होना चाहिए। एंड फोन एंड फैक्स नंबर। फैक्स नंबर अगर आजकल एप्लीकेबल नहीं है तो फोन नंबर तो होना ही चाहिए, एंड ईमेल एड्रेस। सो ये टर्म्स एंड कंडीशंस में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली गिवन हो। इवेंट की डिटेल्स को मेंशन किया जाए डिटेल्ड फॉर्म में, लाइक वेन्यू डिटेल्स। वेन्यू डिटेल्स में आ जाएगा वेन्यू स्टार्ट कब होगा, किस टाइम पे है, कौन सी डेट पे है, फोन नंबर, एड्रेस। जैसे आप लोग एक इनविटेशन कार्ड भी बनाते हो
तो उसमें भी आप ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को मेंशन करते हैं। मान लीजिए आपने ये लिख दिया कि वेडिंग फंक्शन के लिए आपने इनविटेशन कार्ड बनाया, उसमें डेट मेंशन कर दी और मंथ लिखना भूल गए, और आप ये सोच रहे हैं कि पार्टी जो जिसको हम इनवाइट कर रहे हैं वो अपने आप समझ जाएगा कि इसी मंथ का इवेंट है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसमें डेट प्रॉपरली मेंशन हो, वेन्यू मेंशन किया जाए और टाइम भी मेंशन किया जाए। अब आप वेडिंग के लिए इनवाइट कर रहे हो और आपने टाइम मेंशन नहीं किया, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें क्या लगता है कि नाइट का फंक्शन होगा तो 8-9 बजे के बाद ही शुरू होगा, बट ऐसा नहीं है। दूसरी पार्टी उसको अदर वे भी ले सकती है कि किस टाइम पे वो इवेंट हो रहा है, राइट? तो टाइम भी मेंशन करना जरूरी है, और वेन्यू डिटेल्स के साथ साथ आपका स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, कौन सी एक्टिविटी, कौन सा रिचुअल कब परफॉर्म होगा, वो सब लिखना जरूरी रहता है। देन स्पेसिफिक्स ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट्स टू बी प्रोवाइडेड। लाइक अब कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें ऑडियो विजुअल एड्स की रिक्वायरमेंट होती है, डेकोर आइटम्स, तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट को बनाए तो उसमें मेंशन करें कि वो डेकोर में क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे। जैसे एक वेडिंग फंक्शन होता है तो उसमें बैंक्वेट हॉल और जो होटल्स होते हैं वो यूजुअली आपको ऑडियो विजुअल एड्स प्रोवाइड करते हैं, डेकोरेशन वो अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करते हैं, और अगर डेकोरेशन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती तो वो आपसे उसका चार्ज अलग से लेते हैं। आप कोई स्पेशल एंट्री कराना चाहते हो ब्राइड या ग्रूम की, तो उसके लिए अलग से सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड करते हैं जिसके वो चार्जेस आपसे लेते हैं। तो ये सब चीजें एग्रीमेंट में मेंशन होनी चाहिए। देन स्पेसिफिक ऑफ एडिशनल सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड। अगर कोई एडिशनल सर्विसेज, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कुछ लोग अपना मेन्यू थोड़ा एडवांस रखना चाहते हैं, लग्जरी मेन्यू रखना चाहते हैं, और अलग से वो स्टाफ भी प्रोवाइड चाहते हैं कि अलग से हमारे वीआईपी गेस्ट आएंगे, उनके लिए स्टाफ और सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए। देन कंप्लायंस विद रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड। सो ये भी मेंशन करना जरूरी है, जिसमें आप सेफ्टी रेगुलेशंस के बारे में मेंशन करोगे, और उसके साथ साथ क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो दोनों पार्टीज को फॉलो करने चाहिए। सो ये तो इवेंट की डिटेल्स हो गई। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब अगर मैं एक वेडिंग का ही एग्जांपल लेती हूँ, तो जब आप एक किसी वेन्यू को फाइनल करते हो कि हम अपना इवेंट इस पर्टिकुलर लोकेशन पे करना चाहते हैं, तो उसका एक स्टार्टिंग मनी आपको बुकिंग अमाउंट देना होता है। उसके बाद वो उसका बाइफर्केशन बता देते हैं कि आफ्टर 30 डेज आपको इतना अमाउंट देना है। देन इवेंट से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले आपकी फाइनल पेमेंट आ जानी चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फाइनल आपका पूरा पैसा होता है वो इवेंट से पहले आपका सबमिट हो जाता है, एंड रेस्ट इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इवेंट कि कितनी पेमेंट कब और कैसे की जाएगी। So the financial details primarily include information about compensation amount agreed upon by the parties for the services or products. उस पे taxes कितने लगेंगे, एंड डिपॉजिट अमाउंट कितना रहेगा, और उसके साथ साथ डेडलाइंस को मेंशन किया जाता है कि कब कितना अमाउंट सबमिट करना है। देन मेनी इवेंट प्रोडक्शन कंपनीज हैव अ नॉर्म टू डिपॉजिट 50 to 75% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अपॉन कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। मतलब जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो उसी दिन आपको 50 to 75% अमाउंट सबमिट करना पड़ सकता है। कुछ इवेंट कंपनीज ऐसा करती हैं, ताकि अगर वो एफर्ट्स कर रहे हैं और बाद में आपका प्लान चेंज हो जाए तो उनको भी लॉस नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फी चार्ज, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी हो सकते हैं। टैक्सेस कितने लगेंगे, आप अपने टैक्सेस को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कंपनीज बहुत स्ट्रैटेजीज ऑप्ट करती हैं। सो ये सब चीजें आपको मेंशन करनी चाहिए अपने कॉन्ट्रैक्ट में। देन राइडर इंफॉर्मेशन। राइडर इंफॉर्मेशन का मतलब है यहाँ पे एडिशनल प्रोविजंस कुछ हो सकते हैं, स्केड्यूल अमेंडमेंट और एनी अदर चेंज विच इज एनेक्स टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू मॉडिफाई इट। सो इन केस अगर कुछ चेंजेस आप एप्लीकेबल करते हो, चेंजेस किसी भी तरीके का हो सकता है, डेट में चेंज, वेन्यू चेंज, डेकोरेशन का आपको चेंज बताते हो, और आप कुछ एडिशनल चीजें और एड ऑन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग एनेक्स्चर्स लगा सकते हैं। प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ अ राइडर इज टू अवॉइड रीराइटिंग एंड रीड्राफ्टिंग। राइडर का मतलब है यहाँ पे कि आप लास्ट में उसमें एनेक्स्चर ऐड कर दो, रादर आप जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसको कटिंग कर रहे हो, उसको ओवरराइट कर रहे हो, रीराइट कर रहे हो, तो वो बहुत वेग सा डॉक्यूमेंट लगेगा। So riders can be attached to both the types of contract, producer
प्रोड्यूसर क्लाइंट एंड प्रोड्यूसर सप्लायर। सो किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में आप राइडर्स को ऐड कर, राइडर्स को ऐड करने का मतलब है, सपोज मेरा कोई फैमिली फंक्शन है और मैंने बैंक्वेट हॉल वालों को बोला कि मुझे ये एडिशनल सर्विसेज चाहिए, सो वो उसी फॉर्म में और ऐड करेंगे जहाँ पे स्पेस नहीं है, या कुछ चीजें कट करके दोबारा से लिखेंगे, तो वो क्या करेंगे, एक प्लेन पेपर पे या एक एडिशनल पेपर पे उस इंफॉर्मेशन को मेंशन करके लास्ट में ऐड कर देंगे। सो जैसे कि कुछ होटल वाले आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे रहे हैं, अकोमोडेशन दे रहे हैं, और आपको ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट्स? यस और नो? बेटा यस नो का तो जवाब दे सकते हो। अभी सर ने बोला कि सेशन इंटरैक्टिव होना चाहिए। अगर 2 घंटे मैं ही बोलती रहूंगी तो फिर कोई फायदा नहीं है ना आप लोगों की क्लास में लाइव अटेंड करने का। यस मैम, समझ आ गया। यस मैम, समझ आ गया मैम। सो ये मैंने आपको अभी तक बताए हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। सो इसके अलावा आपको कुछ लगता है कि और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हो सकती है टर्म्स एंड कंडीशंस में? अकॉर्डिंग टू यू कुछ और इसमें ऐड हो सकता है? बताइए। कुछ भी समझ आ रहा है आपको बोलिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको एग्जैक्ट सही आंसर ही देना है। जितना समझ आ रहा है आप उतना बताइए कि इसके अलावा हम एक इवेंट कॉन्ट्रैक्ट में और क्या एडिशंस कर सकते हैं इन टर्म्स एंड कंडीशंस। इस कंपोनेंट्स में क्या चीज दोबारा बोलो। मैम ये कॉन्ट्रैक्ट्स के कंपोनेंट्स में ऐड कर सकते हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के कंपोनेंट्स में या टर्म्स एंड कंडीशंस में और क्या ऐड ऑन हो सकता है? मैम व्हीकल्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन, अगर कोई गेस्ट है कोई, ठीक है, या फिर कोई सेलिब्रिटी है उसके लिए ट्रैफिक किस लेन वो से सब लाना है, या राइडर्स फिर में आ गया। राइडर में सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही आती है। और कुछ बताओ। एनी अदर थिंग? नो आइडिया? नो मैम। No, ma'am. हम लोग बेसिकली इन चीजों के साथ कुछ क्लॉजेस भी मेंशन कर सकते हैं। क्लॉजेस का मतलब समझते हो कि अगर ऐसा किया एक किसी भी पार्टी ने तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस या उसका आउटकम क्या हो सकता है। दोज आर दी क्लॉजेस, राइट? तो जैसा हम लोग किसी बैंक्वेट हॉल को बुक करते हैं अपने इवेंट को करने के लिए, तो हम बुकिंग अमाउंट ले देते हैं। अब बुकिंग अमाउंट, मान लीजिए बैंक्वेट हॉल ने कहा कि आपको मिनिमम 70% ऑफ दी बुकिंग अमाउंट अभी देना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, हमारा भी पैसा फंस जाएगा और बैंक्वेट हॉल को भी श्योरिटी मिल जाएगी कि ये क्लाइंट हमारा कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि वो 70% ऑफ दी अमाउंट पे कर चुका है। अनटिल एंड अनलेस उसके पास अगर बहुत फालतू पैसा होगा तो वो किसी दूसरी जगह भी जा सकता है, राइट? तो 70% ऑफ द अमाउंट का मतलब क्या है कि अगर आप अपने इवेंट को उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे करना चाहते हैं तो वेन्यू पर्सन को भी एक श्योरिटी मिल जाती है। बट ऐसा नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्लॉजेस मेंशन कर सकते हैं। क्लॉजेस जो है वो भी एक स्पेसिफिक प्रोविजंस होते हैं एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट में, और उसके बारे में स्पेसिफिक डिटेल लिखना बहुत जरूरी होता है। लाइक cancellation policy. So this clause specify as to how much of the total value of the contract, usually as a percentage, is payable to the producer. So cancellation policy में जो भी supplier है वो mention करेगा कि आपको मैं ये सर्विसेज दूंगा, अगर आप अपनी तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हो तो आपको कितना लॉस होगा, या जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी अगर वो कैंसिल कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को तो वो कितना अमाउंट पे करेगी। देन इंश्योरेंस फॉर प्री इवेंट एक्सपेंसेस। सो जितने भी आपके वहां पे, जैसे हम लोग कुछ इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग हो गया, लाइटिंग, सॉफ्टवेयर, बिल्डिंग सेट, फर्नीचर होता है, डेकोरेशन की आइटम्स होती हैं इतनी बैंक्वेट हॉल्स में, तो उसका इंश्योरेंस भी होना चाहिए। टर्मिनेशन पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर दोनों में से कोई भी पार्टी
किसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटती है या कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना मतलब खत्म करना चाहती है, दैट इज टर्मिनेशन। मतलब वो अपनी जो रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस है उनको वो फुलफिल नहीं कर पा रही है, ही और शी और द कंपनी इज फेलिंग टू परफॉर्म एनी ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। सो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट मे इंक्लूड द अमाउंट पेबल टू द पार्टीज एंड अमाउंट ऑफ टाइम एंड मेथड रिक्वायर्ड टू इंडिकेट टर्मिनेशन। सो टर्मिनेशन जो है कभी भी एक पर्सन की तरफ से नहीं होता है, दोनों पार्टीज उसमें अग्री करेंगी तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा। फोर्स मेजोर, फोर्स मेजोर का मतलब होता है कुछ ऐसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड। कोविड मार्च में स्टार्ट हुआ था दिल्ली में जब लॉकडाउन लगा था। मार्च के बाद अप्रैल में भी बहुत सारी वेडिंग्स होती हैं, सो बहुत लोगों के अपने फंक्शंस थे, बहुत लोगों के ट्रैवल के प्लानिंग थी। सो वो सब क्या है, ये सब अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं, फोर्सली वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं जिसमें दोनों पार्टीज कुछ भी नहीं कर सकती। समझ आई बात? जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया, स्ट्राइक, कर्फ्यू, इसमें आप कोविड का एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हो। तो जैसे किसी के ट्रैवल प्लान्स थे, अब वो नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं ड्यू टू कोविड, लॉकडाउन लग गया है, तो एयरलाइन कंपनीज ने उनको कहा था कि आप इतने टाइम पीरियड के अंदर अगर ट्रैवल करते हो तो हम आपकी जो पे किया हुआ अमाउंट है उसको वहां पे एडजस्ट कर देंगे। बैंक्वेट हॉल्स वालों ने ये बोला था कि आपका पैसा हम किसी और फंक्शन में, आप अगर अपना फंक्शन पोस्टपोन करते हैं तो वहां पे हम एडजस्ट कर देंगे। कुछ लोगों के काफी नुकसान भी हुए थे इसमें। तो जो बैंक्वेट हॉल्स हैं या इवेंट कंपनीज है उनको लॉस हुआ, तो उसके साथ साथ जो आपके कस्टमर हैं उनका भी लॉस हुआ था। समझ आ गया? Yes, ma'am. नेक्स्ट आता है इंडेमनिफिकेशन क्लॉज। इंडेमनिफिकेशन का मतलब होता है वन पार्टी अग्रीज टू इंडेमनिफाई। इंडेमनिफाई का मतलब होता है होल्ड हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब है कि आप उसका पूरा नुकसान नहीं कर रहे हो। To indemnify someone means to absorb the losses caused by that party rather than seeking compensation from that party. सपोज एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पा रही है, तो वो ये कहती है कि आप इस फंक्शन को, मान लीजिए एक बैंक्वेट हॉल है जो सील हो गया, ठीक है। अब अगर वो सील हो गया और वहां पे हमने अपना अमाउंट पे किया हुआ था, वो हमें कहते हैं कि आप अपना फंक्शन कहीं और कर लीजिए, वहां पे आपका जितना पैसा एक्स्ट्रा लगेगा वो हम दे देंगे। दैट इज इंडेमनिफिकेशन। समझ आया? मतलब कि जो पार्टी जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है ना, वो लॉस को अब्जॉर्ब कर लेगा। अब्जॉर्ब करना मतलब उस लॉस को वो अपने ऊपर ले लेगा सारा, ठीक है। बट उसके लिए हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और ये सब चीजें दिखाना जरूरी होगा, तभी हम उस लॉस का कवर अप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन। Arbitration states that disputes are to be resolved through arbitration और litigation। अब litigation वर्ड का मतलब होता है जब आप लॉ के थ्रू कोर्ट में जाके अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करते हो। और आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि आप कोर्ट तक नहीं जाते, आप किसी थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व करते हैं। थर्ड पार्टी कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, और वो दोनों पार्टीज की बात सुन के आपको एक फाइनल रेजोल्यूशन देती है जो दोनों पार्टीज को माननी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं करना, तो बेस्ट ऑप्शन है कोर्ट केस करना, और कोर्ट केस इज कॉल्ड एज लिटिगेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? आर्बिट्रेशन में ये होता है कि दो पार्टीज और एक तीसरा बंदा बीच में आएगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करा देगा। डिस्प्यूट मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा है, वो सॉल्व हो जाएगा। बट लिटिगेशन में क्या होता है, आप कोर्ट तक जाओगे, टाइम ज्यादा लगेगा, पैसा भी लगेगा, आपकी कंपनी की इमेज भी खराब हो सकती है, रेपुटेशन जा सकती है मार्केट में। सो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्लॉज भी आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी का म्यूजिक यूज कर रहे हो तो उसको आप अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम से मार्केट में सेल नहीं कर सकते। दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब आप मार्केट से कोई बुक परचेज करके आते हैं तो उसके ऊपर एक होलोग्राम लगा हुआ होता है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उस बुक को आप अपने नाम से मार्केट में सेल नहीं कर सकते, ठीक है। कोई म्यूजिक है, आप उसको अपने नाम से मार्केट में नहीं बेच सकते। किसी की कोई स्पेसिफिक इन्वेंशन है, किसी ने कोई अपना इनोवेटिव आइडिया दिया है, आप उसको अपने नाम से नहीं सेल कर सकते। तो अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको उसकी फीस पे करनी पड़ सकती है। सो कॉपीराइट फीस आप पे करके
राइट्स को बाय कर सकते हो यूज करने के लिए, बट आप उसके ओनर नहीं बन सकते। क्लियर? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नो मैम। नेक्स्ट वी हैव प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट। सो जब भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? सबसे पहला इंटेंशन। सो इंटेंशन का मतलब है यहाँ पे कि आप वाकई में ही उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहते हैं या नहीं, तो दोनों पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नेगोशिएशन। तो जब आपकी पहले इंटेंशन आपके माइंड में आती है कि मुझे ये पर्टिकुलर इवेंट एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को देना है कंडक्ट करने के लिए, तो आप उनसे डिस्कशन करके नेगोशिएशंस और बार्गेनिंग करते हो। आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं, कंपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को रखती है। जब दोनों पार्टीज अग्री कर जाती हैं सो उसका इनिशियल एक्सेप्टेंस होता है, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद उसका एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, और एग्रीमेंट ऑन टर्म्स का मतलब है उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस एंड क्लॉजेस पूरे मेंशन करके हम उस एग्रीमेंट को साइन करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। Signing contract makes the contract documentation complete and states that all parties agree to what has been written in the contract document. अगर मैंने पेपर पे कुछ लिखा है, आप उस पे साइन कर रहे हैं, दैट मीन्स मैं ये मान लूंगी कि आप उस बात को समझ गए हैं जो मैंने पेपर पे लिखा है, और आप अग्री कर रहे हैं, तभी साइन आपने किया है। So nowadays the provision of digital signature has made signing of contract even easier. Digital signature का concept इसलिए इन है क्योंकि कई बार जो दो पार्टीज हैं वो दो डिफरेंट लोकेशंस पे होती हैं, तो स्पेसिफिकली सिर्फ साइन करने के लिए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना, उसमें टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। तो हम लोग डिजिटल सिग्नेचर्स को यूज करते हैं जिसमें आप डिजिटली साइन कर सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को। इवन ये जो पीडीएफ फाइल होती है ना, मान लीजिए कल को आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको एक कंपनी जॉब ऑफर कर रही है और उसने ऑफर लेटर भेज दिया और बोला अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो आप इसके हर पेज पे साइन करके मुझे दे दीजिए। तो यहाँ पे जब आप यूज करते हो पीडीएफ को तो एडिट करने का ऑप्शन होता है, और इसमें आप साइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेन बना हुआ है, इस पेन को आप चूज करके जहां पे भी चाहें वहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से ऐड करके साइन कर सकते हैं। दोज आर डिजिटल मैम ये सिग्नेचर्स। मैम ये प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग में लॉयर का भी जरूरत होता है सर? नहीं। नहीं, लॉयर की एज से जरूरत नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में नहीं पता है। ठीक है? ओके ओके। सो लॉयर की जरूरत तो बाद में पड़ती है, बट वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे हो उसमें आपको लॉयर की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है? ओके इसके ओके। अलावा अगर आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए दे रहे हैं तो उसमें तो कंपनी अपने लेटर हेड पे आपको अपना एग्रीमेंट बना के देगी, अपने साइन वो करके देगी, आपने साइन कर लिया मतलब अग्री। आप उनसे कॉपी ले सकते हो अपने रिकॉर्ड के लिए। तो जैसी अगर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल ना करें तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज करने के लिए लॉयर की हेल्प ले सकते हो। ठीक है? नाउ नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। टाइप्स के बारे में आप एक बार पढ़िए, फिर हम डिस्कस करते हैं। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो और फिर मुझे समझाओ क्या होता है।
हाँ जी, क्या समझ आया? व्हाट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट? बताओ, कुछ नाम से समझ आ रहा है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? चलिए मैं बताती हूँ। बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कब अराइज होता है? जब उसमें दो पार्टीज होनी चाहिए। दो पार्टीज में से एक तो सप्लायर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा क्लाइंट, राइट? क्लाइंट हो सकता है, स्पॉन्सर हो सकता है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो सकती है, जो हम ऑलरेडी स्पॉन्सर के बारे में पढ़ चुके हैं। सो बेसिकली कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे हमें 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया गया है। कॉस्ट प्लस, फिक्स्ड प्राइस, देन इंसेंटिव एंड मिक्स्ड। सो कॉस्ट प्लस में क्या होता है? द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ईदर अ कॉस्ट प्लस परसेंटेज और अ कॉस्ट प्लस फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉस्ट प्लस परसेंटेज का मतलब है यहाँ पे कि आप अगर एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हो तो उसमें जितनी कॉस्ट आएगी उसके एडिशन में कुछ परसेंटेज उसका वो आपसे अपनी फीस चार्ज करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपके एग्रीमेंट की कॉस्ट 1 लाख रुपीज है और उसका परसेंटेज है 10%, तो 10,000 हो गया। 2 लाख है तो 20,000 हो गया। और कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट में, फिक्स्ड फी का मतलब होता है कि आपके एग्रीमेंट और आपकी जो इवेंट है, इवेंट की कॉस्ट जितनी भी हो, फीस हमारी फिक्स रहेगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द टोटल कॉस्ट ऑफ एन इवेंट इंक्लूडिंग ऑल इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स इज 10 लाख रुपीज। सपोज एक इवेंट की कॉस्ट है 10 लाख रुपीज, उसमें सब चीजें इंक्लूडेड है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चार्जेस 10%। कंपनी कहती है कि 10% हम चार्ज करेंगे, तो 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख रुपीज। मतलब वो अपनी फीस चार्ज कर रहे हैं 1 लाख रुपीज। दिस मेथड इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। दूसरे केस में अगर कंपनी बोलती है कि हम 10% ना चार्ज करके आपसे हम 20,000 रुपी 50,000 या 1 लाख रुपीस चार्ज करेंगे, तो वो उन्होंने एक फिक्स अमाउंट बता दिया। अब इवेंट की कॉस्ट जितनी भी हो, हम आपसे एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? वन प्राइस इज डिटरमाइंड फॉर द होल रिसोर्स। फिक्स्ड प्राइस हमें नाम से भी समझ आ रहा है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड कर लिया जाता है। दिस अलाउज द सप्लायर और वेंडर the flexibility to use their own subcontractors to deliver the activity. For example, मैं आपको इसे एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हूँ, आप मेरे पास आते हो कि हमें ये एक इवेंट करवाना है। अब वो इवेंट आपका कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है या आपकी कंपनी का कोई इवेंट हो सकता है। ठीक है, तो जब वो इवेंट को कंडक्ट करना है, मैंने बोल दिया कि हमारे तो फिक्स्ड प्राइस हैं और ये एक्स अमाउंट मैं आपसे चार्ज करूंगी। सो आप उसके लिए अग्री करते हैं और वो एक्स अमाउंट पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वो जो एक्स अमाउंट आपने मुझे दिया, अब उस अमाउंट को मैं कैसे यूज करूं? अगर मैं उस अमाउंट से सारा काम खुद करती हूँ तो हो सकता है कि मुझे उसमें कॉस्ट ज्यादा इनकर हो, और अगर मैं वही सारी सर्विसेज मार्केट से बोरो करती हूँ तो उसमें मेरी कॉस्ट कम लग सकती है। जैसे कई बार होता है ना, हम कोई आइटम रेडीमेड खरीदते हैं तो वो हमें सस्ता मिलता है और उसी को हम खुद अपने हिसाब से अपने आप बनाते हैं, तो उसमें हमारी कॉस्ट इनकर हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में? सब कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर सकते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली आपको वही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट वो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो बल्क में सर्विसेज दे रहे होते हैं। सो वहां पे आपका प्राइस थोड़ा कम हो जाता है। तो इसमें फिर जो आपका इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, दैट मीन्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पैसे को मुझे कैसे यूज करना है, कहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस हिसाब से मैं यूटिलाइजेशन करके अपना प्रॉफिट भी निकालूंगी, अपनी फीस भी उसी में से निकालूंगी और आपका इवेंट भी मैं आपको वो कंप्लीट करके दूंगी। दैट इज फिक्स्ड प्राइस। इंसेंटिव कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ परसेंटेज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे इस वाले मेथड में, फर्स्ट वाले में क्या था? कॉस्ट प्लस परसेंटेज था, और यहाँ पे है परसेंटेज शेयर ऑफ प्रॉफिट।
सो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? वहां पे तो एक फिक्स प्राइस था या फिक्स परसेंटेज था जो आप अपने क्लाइंट से चार्ज करेंगे. इंसेंटिव में क्या होता है? wherein there is an admission fees in event. ये तब एप्लीकेबल होगा जब किसी इवेंट में कोई एडमिशन फीस या आप टिकट चार्ज कर रहे हो. तो जितनी टिकट्स होंगी, मान लीजिए अगर 50 टिकट सेल हुई, मिनिमम उन्होंने बोला कि 50 टिकट तो सेल होनी चाहिए. तो अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है उसकी मार्केटिंग करना कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए उस इवेंट को अटेंड करने के लिए, राइट? 50 टिकट के ऊपर आप जितनी भी एक्स्ट्रा टिकट सोल्ड करोगे तो उसकी 20% हम इंसेंटिव इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को देंगे. दैट इज इंसेंटिव कॉन्ट्रैक्ट्स. क्लियर? सो इंसेंटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में आपका कॉस्ट प्लस भी आ जाता है, फिक्स्ड प्राइस भी आ जाता है. मतलब जो कॉस्ट है वो तो वो चार्ज कर ही रहे हैं अपनी, और फिक्स्ड प्राइस का मतलब है कि जितना भी आपके फिक्स्ड उनके चार्जेस रहेंगे वो भी लेंगे, और प्लस आपकी जितनी एडिशनल सेल होगी उसके हिसाब से उनको एक्स्ट्रा फी वो चार्ज करेंगे. तो इससे क्या होता है कि कंपनी को भी बेनिफिट हो जाता है, और जो सप्लायर है, जो आपका सप्लायर है उसको भी, और क्लाइंट को भी. मिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट, मिक्सचर ऑफ अबव 3, जिसमें ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडेड हो जाते हैं. कुछ केसेस में कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और उसमें वो तीनों कंडीशंस रखती है कि हम आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज भी पे कर देंगे, हम आपको कुछ सर्विसेज के लिए एक फिक्स अमाउंट दे देंगे, तो वो आपका हो गया फिक्स्ड प्राइस. इंसेंटिव में ये होगा जितना आप एडिशनल सेल करवाओगे, एडिशनल जितनी भी इनकम होगी कंपनी की, उसका कुछ परसेंटेज इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी मिलेगा. दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? मिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट का बेस्ट एग्जांपल है केटरर. जैसे हम लोग बुकिंग करवाते हैं कि हमारे 100 गेस्ट होंगे, तो वो कहते हैं 100 गेस्ट होंगे तो आपका इतना खर्चा आएगा. फिर हम सेफ साइड के लिए पूछ लेते हैं कि अगर गेस्ट बढ़ गए तो क्या होगा. सो वो आपको बता देता है कि अगर आपके गेस्ट 100 से 110 के बीच में होंगे तो हम इसी में इंक्लूड कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा. और अगर 110 से ऊपर जाएंगे तो हम पर प्लेट आपसे 1000 रुपीज एक्स्ट्रा लेंगे, या पर प्लेट आपसे 1200 रुपीज चार्ज करेंगे. और जितनी प्लेट्स एक्स्ट्रा होंगी उसके हिसाब से हम आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनका लिमिटेड फूड अवेलेबल है तो उनको फूड अरेंजमेंट करने पड़ते हैं. यूजुअली ऐसा होता नहीं है, तो उस हिसाब से जो केटरर या बैंक्वेट हॉल्स होते हैं वो यूजुअली मिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉलो करते हैं. क्लियर? एनी डाउट? So next is contracts required by an event management company. So event management company किस तरीके के contracts में रहती है, मतलब इन्वॉल्व रहती है. एंटरटेनमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं. इन सब के बारे में डिटेल में ना हम आगे आने वाले यूनिट्स में भी पढ़ेंगे. सो एंटरटेनमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं. एंटरटेनमेंट का मतलब है बेसिकली कि the original contract often contains a clause requiring the event company to provide the goods and services contained in the rider. So हम लोग हमारा जो यूजुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है हम उसी में ही कुछ एंटरटेनमेंट सर्विसेज के लिए बोल देते हैं. जैसे हम लोग बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, सो बर्थडे पार्टी में हम कोई मैजिक शो के लिए किसी पर्सन को बुला रहे हैं तो वो राइडर्स में इंक्लूड होता है. दैट इज एंटरटेनमेंट. वेन्यू कॉन्ट्रैक्ट विल हैव स्पेशल क्लॉजेस, जिसमें वेन्यू के बारे में डिटेल मेंशन की जाएगी. अगर आप वेन्यू को डैमेज करते हो, उसकी प्रॉपर्टी को कुछ हार्म करते हो, तो उसका पेमेंट आपको करना पड़ सकता है. स्पॉन्सर कॉन्ट्रैक्ट कवर्स एस्पेक्ट रिलेटेड टू क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन. सो स्पॉन्सर बेसिकली ये देखता है कि आपका क्या ब्रांड नेम है, उसके लोगो बनाना, साइनेज और वो जगह जगह पे लगाना जिससे लोगों को उसके बारे में नॉलेज हो. और ब्रॉडकास्ट में आपका एक तो ब्रॉडकास्ट का एरिया कौन सा रहेगा, मतलब आपका जो इवेंट चल रहा है उसको कहाँ कहाँ पे लोगों को दिखाना है, उसका वीडियो दिखाना है, ऑडियो चलना चाहिए. सो वो सारा आपका ब्रॉडकास्ट में आता है. लोकल, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको दिखाना है. दैट इज ब्रॉडकास्ट. देन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस. सो इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स आते हैं? सबसे पहले नेगोशिएशन.
नेगोशिएशन का मतलब क्या है? डिस्कस करना, क्लैरिफाई करना एक्सपेक्टेशंस को और बार्गेन करना और फाइनल एक कंक्लूजन पे आना, अराइविंग एट द कॉमन ग्राउंड, दैट इज नेगोशिएशन. So in order to work out a right deal, negotiations are definitely required. Obviously अगर आप एक फाइनल किसी के साथ डील करना चाहते हो तो आप नेगोशिएट हमेशा करते हो. अब नेगोशिएट करने का मतलब सिर्फ पैसों को लेके नेगोशिएट करना नहीं होता है, सर्विसेज को लेके भी हो सकता है. आप एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए बैंक्वेट हॉल में विजिट कर रहे हैं, सपोज एज अ कस्टमर. सो आप उनसे अगर फंक्शन के बारे में आप डिटेल बताते हो, वो कहते हैं हम आपसे 2 लाख रुपीस चार्ज करेंगे फॉर एग्जांपल. आप कहते हो उनको कुछ रेट कम करने के लिए, वो नहीं करते हैं. वो आपको सामने से ऑफर करते हैं कि ठीक है हम रेट कम नहीं कर सकते हैं बट हम आपकी प्लेट्स बढ़ा सकते हैं. तो जहां आपके 100 गेस्ट आ रहे हैं, आप 100 से ज्यादा भी अगर लेकर आओगे 120 125 तक, तो वो हम इसी कॉस्ट में कवर कर देंगे. दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि आपको हम रेट कम नहीं कर सकते बट हम आपको मेन्यू वैरायटी बढ़ा के दे सकते हैं. हम आपको कुछ एडिशनल सर्विसेज दे सकते हैं, लाइक एक बच्चे का बर्थडे है तो हम कोई मिक्की माउस अरेंज कर सकते हैं, हम कोई मैजिक शो रख सकते हैं. सो वो सब नेगोशिएशन में आता है. ठीक है, तो नेगोशिएशन का मतलब हमेशा प्राइस कम करना या बढ़ाना नहीं होता है, उसमें सर्विसेज भी इंक्लूड हो सकती हैं. नेक्स्ट आता है स्पेसिफिकेशंस. सो नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि जो भी उस पार्टी की, दोनों पार्टीज की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स है, उसको मेंशन करना. स्पेसिफिकेशन फंक्शनल, टेक्निकल और परफॉर्मेंस बेस्ड हो सकती हैं. फंक्शनल मतलब क्या क्या एक्टिविटीज वो परफॉर्म करेंगे, टेक्निकल मतलब किसी चीज की हमें ऑडियो विजुअल ट्रांसपोर्टेशन ये सब आ जाएगा, और परफॉर्मेंस मतलब आउटकम क्या रहेगा. उसके बेस पे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो और फाइनल उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है. एडमिनिस्ट्रेशन में हम ये सब देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया था उस हिसाब से हम सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए हैं अपने कस्टमर को या नहीं. सो उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या उसका आउटकम आया, अमाउंट प्रॉपर सबमिट हुआ नहीं हुआ. सो ये सब चीजें हम मेंशन करते हैं. क्लियर? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नो मैम. नेक्स्ट इज द ब्रीच ऑफ इवेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड लायबिलिटी देयर ऑफ. ब्रीच का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज ब्रीच? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ना कर पाए. ठीक है, और कुछ? ब्रीच का मतलब होता है कोई ऐसी एक्टिविटी करना जिससे आप एग्रीमेंट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, या आप एग्रीमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं करते हो. कोई भी पार्टी, दोनों में से दोनों पार्टीज नहीं कर रही है या दोनों में से कोई एक नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हैं. ठीक है. So if any party does not fulfill its contractual promise, the party is said to breach the contract. So कोई भी, दोनों में से कोई भी पार्टी या दोनों पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉमिस को अगर फुलफिल नहीं करती है, उसका मतलब होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो ये तब होता है जब वन पार्टी हैज इन्फॉर्म टू द अदर पार्टी अबाउट द नॉन परफॉर्मेंस. मतलब एक पार्टी ने बता दिया दूसरे को कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाऊंगा, and seems to be unable to perform as per the contract by its action and conduct. So जरूरी नहीं है कि आपने इन्फॉर्म कर दिया तो वो ब्रीच नहीं माना जाएगा, बट आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पूरी नहीं की तो भी वो ब्रीच कंसिडर किया जाएगा. सो द एग्रीव्ड और द इंजर्ड पार्टी. अग्रीव्ड और इंजर्ड पार्टी का मतलब है यहाँ पे वो पार्टी जिसके साथ ब्रीच हुआ है, मे ब्रिंग एन एक्शन थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ. वो चाहे तो कोर्ट केस कर सकता है. The damages can be claimed in 2 ways. अब उसको अगर जितना भी नुकसान हुआ वो कैसे क्लेम करेगा, या तो वो लिक्विडेटेड डैमेजेस करेगा wherein the amount of damages due to breach is specified. लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब ये होता है कि अगर उस जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा गया था कि अगर कोई भी इसमें से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करेगा तो क्लेम कैसे किया जाएगा. अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में ये होता है कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा जाता है,
सो ये जो डैमेजेस होते हैं ये कोर्ट डिसाइड करती है कि इस पार्टी को इतना नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान के बदले आपको इतना अमाउंट पे करना होगा। जैसे आप लोग बहुत बार इंस्टाग्राम या न्यूज में देखते होंगे कि एक पर्सन ने ब्लिंकिट या फ्लिपकार्ट से आईफोन ऑर्डर किया था, बट उसको सोप रिसीव हुआ। सो वो पर्सन अगर चाहे कोर्ट में केस करने, तो फ्लिपकार्ट को या ब्लिंकिट या कोई भी कंपनी है तो उसको क्लेम देना पड़ सकता है अपने कस्टमर को। क्लियर? ये कॉमन प्रॉब्लम्स एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट आप पढ़ लेना, क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होती हैं कॉमनली। मिसकम्युनिकेशन होता है, वेरिएशन आती है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, ये तो प्रॉब्लम्स हैं। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट का मतलब है डिस्प्यूट या मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। सो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के ये डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास। पहला है एडीआर। एडीआर इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो एडीआर मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे जितनी भी पार्टीज होती हैं दे सिट डाउन टुगेदर, वो साथ में बैठ के बात करते हैं। समटाइम्स विद अ क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड थर्ड पार्टी। सपोज एक पार्टी मैं हूँ, दूसरे आप हैं, हम दोनों बैठ करके डिस्कशन करेंगे और हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा तो हम किसी समझदार पर्सन को बीच में इन्वॉल्व करेंगे जो कि क्वालिफाइड होना चाहिए। क्वालिफाइड मतलब उसको उस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और मैं आपकी क्लाइंट हूँ, तो आप जो थर्ड पार्टी बीच में आ रही है उसको इवेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। So the method include negotiation, mediation, conciliation, arbitration. Alternative dispute का मतलब है कि और कौन से दूसरे तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हम disputes को resolve कर सकते हैं। So these are the methods: negotiation, mediation, conciliation, arbitration. So negotiation का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी पार्टीज हैं वो आपस में एक सेटलमेंट पे आती हैं, फाइनल सेटलमेंट पे। मीडिएशन में क्या होता है, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी आती है। न्यूट्रल का मतलब वो दोनों में से किसी की साइड नहीं लेगा, वो अपनी बात रखेगा, जो सही बात है उसको सामने रखेगा। सो वो हो गया मीडिएशन, मीडिएटर जिसको हम बोलते हैं। कंसिलिएशन में भी क्या होता है कि न्यूट्रल थर्ड पार्टी ही आती है, बट द कंसिलिएटर इज सीन एज एन अथॉरिटी फिगर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द बेस्ट सोल्यूशन। सो जो कंसिलिएटर होता है, थर्ड पार्टी जो कंसिलिएटर आती है, वो एक समझदार पर्सन समझा जाता है, अथॉरिटेटिव समझा जाता है, उसके पास राइट होता है और वो जो सोल्यूशन लेकर के आता है वो बेस्ट सोल्यूशन होना चाहिए दोनों पार्टीज के लिए। और दोनों पार्टीज जो भी उसकी गाइडेंस ले रही हैं कंसिलिएटर की, उनको उसकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है? और कंसिलिएटर अगर बोल देगा कि दोनों को आधा आधा खर्चा उठाना पड़ेगा तो वो भी करना पड़ेगा। लेकिन मीडिएशन में क्या होता है, थर्ड पार्टी ही होती है लेकिन वो अपने सोल्यूशन को, अपनी बात को किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकती कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा। वो दोनों पार्टीज के ऊपर है कि वो उसको मानना चाहती है, नहीं मानना चाहती। दोनों में से अगर चाहे तो एक पार्टी मान ले और दूसरी ना माने, तो जो नहीं मानेगा वो फिर कोर्ट तक जाएगा। थर्ड इज आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में भी थर्ड पार्टी आती है जिसको हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं। आर्बिट्रेटर एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है और उस पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स भी हो सकते हैं। पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स का मतलब है यहाँ पे एक से ज्यादा लोग। ठीक है? is chosen by the opposing party. The arbitrator listen to each disputant and make a decision that is binding on them. So arbitrator जो भी डिसीजन लेता है वो बाइंडिंग डिसीजन होता है और वो पहले दोनों पार्टी की बातों को सुनता है और उसके बेस पे वो फाइनल कंक्लूजन पे आता है। ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो होती है वो दोनों पार्टीज को बियर करनी पड़ती है, क्योंकि आर्बिट्रेटर एक एक्सपर्ट होता है। कई बार वो कोर्ट के थ्रू ही भेजा जाता है, सो उसकी जो फीस है वो चार्ज करेगा और दोनों पार्टीज को वो पे करनी पड़ सकती है। क्लियर? Yes, ma'am. देन कोर्ट के थ्रू अगर आपको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है तो उसका ऑप्शन हमारे पास लिटिगेशन है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। देन यहाँ पे भी लिखा गया है जैसे when the disputed amount is over the maximum value of small claim court, it goes for litigation. So हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि आप लिटिगेशन को अवॉइड करें किसी भी कीमत पे, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस के लिए,
क्योंकि उनकी रेपुटेशन मार्केट में खराब हो सकती है। अभी वो नया बिजनेस लेके आए हैं और पता चले आते ही कोर्ट केस हो गया, और रेपुटेशन तो खराब होगी, साथ में पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। सो उस वजह से, और हो सकता है लास्ट में जो आपका कंक्लूजन निकल के आए वो किसी के फेवर में ना हो, या एक पार्टी के फेवर में हो जिसने कोर्ट केस किया था, या उसी के फेवर में ना हो जिसने कोर्ट केस किया था, तो उसका नुकसान तो होना ही है। ठीक है, सो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। या आपको एक एग्रीमेंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि ये क्या बताना चाह रहा है। इसमें सारी डिटेल्स बताई गई हैं, इवेंट का टाइम, डेट, वेन्यू, 7 से 9 के बीच में क्या होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा, फिर 9 से 10 में स्टेज शो रहेगा, ऑल ऑडियो एंड लाइटिंग टू बी इंक्लूडेड, सेटअप एंड साउंड चेक 5 बजे हो जाएगा, फिर बॉल रूम में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी। सो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, और जब क्लाइंट इन सब चीजों को पढ़ लेता है वो यहाँ साइन करता है, डेट लिखता है, और जो कंपनी है, इवेंट कंपनी, वो अपने यहाँ पे साइन करती है। सो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट इवेंट कंपनी के साथ आप साइन कर सकते हो। क्लियर? एनी डाउट्स? इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। ओके मैम एग्जाम कब है? मोस्ट प्रोबेबली आपके जून में ही होने चाहिए। एक ही बार होगा मैम ये? इस बारे में तो आपको सर बता देंगे इंफॉर्मेशन। ओके। ओके, सो नेक्स्ट यूनिट इज इवेंट रिस्क मैनेजमेंट नॉर्म्स एंड पॉलिसी। सो इवेंट से रिलेटेड जो भी रिस्क होते हैं, कितने टाइप के रिस्क हो सकते हैं, आप उसको कैसे सेफ कर सकते हो इवेंट को, और रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या होती है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज द रिस्क। रिस्क को डिफाइन कर सकता है कोई? व्हाट इज रिस्क, बताइए। अपनी डेली लाइफ में भी आप बहुत बार ये टर्म यूज करते होगे, रिस्क क्या होता है ये। Any type of loss. ठीक है, और कुछ बताओ। देखो, रिस्क एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी पर्सन की लाइफ में, कभी भी हो सकता है, लाइफ में, इवेंट में, किसी एक्टिविटी में। सो रिस्क जो है कि एक इंटीग्रल पार्ट है इवेंट का। तो आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप अगर एक घर में किचन में चाय भी बना रहे हो, उसमें भी रिस्क है कि वो अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, कोई नुकसान हो सकता है, गैस लीकेज हो सकती है। सो आप किसी भी एक्टिविटी को अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं, रिस्क हर जगह इन्वॉल्व रहता है। सो जो इवेंट मैनेजर है या जो इवेंट ऑर्गेनाइजर और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसको प्रिपेयर रहना चाहिए और सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए। तभी तो हम जब इवेंट्स भी होते हैं तो वहां पे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और फायर एक्सटिंग्विशर्स को इंस्टॉल करते हैं, पुलिस का अरेंजमेंट करते हैं, ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो हम उसको उसी टाइम साथ के साथ कंट्रोल कर ले, हमें उस टाइम ना सोचना पड़े, या कुछ उस टाइम पे हमें चीजों को अरेंज ना करना पड़े। So planning for safety and security of an event, event attendees and other stakeholder is of paramount importance. So obviously event को secure करना, event को attend करने वाले लोगों को secure करना, उनकी safety का ध्यान रखना और stakeholders की safety का ध्यान रखना इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए प्लस क्लाइंट के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। सो उससे रिलेटेड कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ लाइसेंसेस और परमिशंस होते हैं जो हमें लेने चाहिए। वो इसीलिए होता है कि ताकि आप वो चीज करने के लिए केपेबल हो, तभी गवर्नमेंट आपको वो लाइसेंस दे रही है। अगर आप किसी चीज को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको लाइसेंस नहीं देगी। सो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम has a significant role in ensuring the success of event. सो इवेंट की सक्सेस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पे भी डिपेंड करती है। सपोज आपका इवेंट बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा है, और अचानक से कुछ मिसहैपनिंग हो गई, कोई ब्लास्ट हो गया, बट आपने उसके लिए कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट्स करके नहीं रखे, तो आपका इवेंट जो अच्छा हुआ भी वो भी सारा जीरो हो जाएगा। सो एवरी प्रोफेशनल इवेंट ऑर्गेनाइजर एसेंशियली रिक्वायर द नॉलेज ऑफ प्रोसीजर
एंड टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। प्रोसीजर मतलब अगर कुछ ऐसा हो जाए इवेंट में जो कि नहीं होना चाहिए था, अनसर्टेन सिचुएशन आ जाए जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो आप क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे? ऐसा तो नहीं कि घबरा जाओगे। दूसरी चीज, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज के साथ साथ आपके पास प्रॉपर टूल्स अवेलेबल होने चाहिए। टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, टूल्स का मतलब है कि फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज में आया था, गुजरात में कोचिंग इंस्टीट्यूट में टॉप पे था जहां पे आग लग गई थी, तो काफी बच्चों की डेथ हो गई थी। आग क्यों लगी थी? कि वहां पे कुछ ऐसा सिलेंडर वगैरह का कुछ सिस्टम था। तो तब से कंपलसरी कर दिया गया कि कहीं पे भी अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, चाहे छोटा सा इंस्टीट्यूट भी है, तो वहां पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स को इंस्टॉल करना जरूरी है और उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन भी होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फ्यूचर में कोर्ट केसेस या लिटिगेशंस वगैरह हो सकते हैं। सो बेसिकली ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बता रहा है कि कंपनीज को नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ रिस्क अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है। रिस्क is defined as the possibility of loss, injury and any other adverse unwelcome circumstances। मतलब जब लॉस की पॉसिबिलिटी हो सकती है, इंजरी हो सकती है, या कोई भी ऐसी एडवर्स सिचुएशन जो अनवेलकम नेचर की, ऑब्वियसली एडवर्स सिचुएशन को तो हम वेलकम नहीं करेंगे। सो रिस्क कैन कम फ्रॉम अनसर्टेनिटी और चेंज इन दी वर्क एनवायरनमेंट। सो ये किसी भी तरीके की एनवायरनमेंट में हो सकता है। वर्क एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, दैट इज ऑल्सो रिस्क। इसके अलावा रिस्क ये भी हो सकता है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, फैशन चेंज हो गया, दैट इज ऑल्सो रिस्क। मतलब आपने जो डिजाइन बनाया प्रोडक्ट का, या आपने कोई फैशनेबल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया बट मार्केट में उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दैट इज ऑल्सो रिस्क, नुकसान हो जाएगा हमारा। Then risk can also be measured and expressed as probability of not being able to achieve defined goals। probability का मतलब क्या है? चांसेस कि आपके जो गोल्स हैं आप उनको अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, तो रिस्क आपका किसी भी तरीके का हो सकता है। देन ये रिस्क की डेफिनेशन आपको दी हुई है, एक बार आप इसको रीड करेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। सेम चीजें यहाँ पे रिपीट की जा रही हैं। नाउ पोटेंशियल, कितने तरह के रिस्क हो सकते हैं? पहला है पोटेंशियल एक्सटर्नल रिस्क। पोटेंशियल एक्सटर्नल रिस्क का मतलब है यहाँ पे फ्यूचर में जो रिस्क हो सकते हैं, विच कैन हैपन इन दी नियर कमिंग फ्यूचर डेज और एनीथिंग एल्स। सो एक तो वो आपका नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। नेचुरल डिजास्टर के बारे में हमें नहीं पता होता कि कब आएगा, जैसे अर्थक्वेक, ह्यूरिकेन्स, बैड वेदर, फ्लड, सूखा पड़ना, ड्रॉप बोलते हैं हम उसको। देन एक्ट ऑफ वायलेंस हो सकता है, मतलब कोई लड़ाई छिड़ गई, चोरी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे आपका कोई सामान का लॉस हो गया, कोई क्राइम हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया वेन्यू पे, और वेन्यू पे स्टेट सिटी या किसी एयरक्राफ्ट पे टेररिस्ट अटैक हो गया, तो ये आपके पोटेंशियल रिस्क होंगे। मीडिया कवरेज आपकी गलत हो गई, नेगेटिव मीडिया कवरेज चली गई, साइबर थेफ्ट मतलब हैकिंग हो गई, आपकी प्रॉपर्टी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके कॉपीराइट को किसी ने यूज कर लिया, या लास्ट मिनट चेंजेस और डिले होने की वजह से भी रिस्क हो सकते हैं। सो दीज आर दी पोटेंशियल एक्सटर्नल रिस्क। देन रिस्क लिंक्ड विद द इवेंट ऑपरेशंस। सो इवेंट की जो एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं, लाइक पॉइजनिंग और कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। खाने में कुछ ऐसी चीज मिक्स हो गई, या किसी ने इंटेंशनली इंक्लूड कर दिया उसमें, कंटामिनेशन मतलब है खाना आपका सड़ गया, खराब हो गया। लो टिकट सेल, अब किसी ने, मान लीजिए कोई नई मूवी आई और उसकी सेल ही नहीं हो रही है, तो टिकट सेल नहीं हो रही, स्पॉन्सरशिप नहीं है, खर्चा ज्यादा हो गया। क्राउड लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ, और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इतनी भीड़ लग जाती है, अभी पता चले कि कोई सेलिब्रिटी आ रहा है किसी स्टेडियम में, तो लोग भागते हुए जाएंगे, और कई बार इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि वहां पे लोगों की गिरने से डेथ हो जाती है, लाइफ को या इंजरी हो जाती है। देन फैसिलिटीज एंड सराउंडिंग्स। सो क्या क्या फैसिलिटीज है वहां पे, फायर, इलेक्ट्रिक, गैस सप्लाई प्रॉपर है या नहीं, उसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। कम्युनिकेशन सिस्टम आपका बिगड़ सकता है, मतलब जो आप ऑडियो वीडियो एड्स का यूज कर रहे हो। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, मतलब खर्चा ज्यादा हो गया, पेनल्टी लग गई।
एंड रिस्क रिलेटेड टू इनटेक ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। सो इनसे रिलेटेड आपके जो इवेंट की एक्टिविटीज हैं उनमें नुकसान हो सकता है। इन्हीं को यहाँ पे इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसको आप बाद में पढ़ेंगे सो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट्स? Yes or no? No, ma'am. Next is the development of event safety norms. So अगर आप एक इवेंट कंडक्ट कर रहे हैं एज अ इवेंट मैनेजर और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, तो आपको सेफ्टी नॉर्म्स को कैसे डेवलप करना चाहिए। सेफ्टी में आपकी हेल्थ और वेलफेयर ये दोनों चीजें आ जाती हैं, एंड उनकी डेवलपमेंट करना, उसको उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। सो बेसिकली सेफ्टी नॉर्म्स आपके डिफरेंट इश्यूज को भी अराइज कर सकता है। So following are some areas where all the event organizer must develop their own norms. So जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं सबके नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं, सबका काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि वेन्यू एंड साइट डिजाइन, तो अगर हम वेन्यू और साइट के डिजाइन के बारे में बात करें, सो क्या आपका वेन्यू है, उसमें डिजाइन कैसा रहेगा, कौन सा स्टॉल कहाँ पे लगेगा, कौन सी टेबल कहाँ लगेगी। देन साइट सूटेबिलिटी असेसमेंट, कि जो आप काम कर रहे हो वो सूटेबल है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे या नहीं, जो इवेंट आप करना चाहते हैं। जैसे रेजिडेंशियल एरियाज में हम इवेंट्स नहीं कर सकते, वहां पे लोगों को प्रॉब्लम आएगी। वहां पे वाटर फैसिलिटी, सीवेज, गैस, इलेक्ट्रिक, टेलीफोन, ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। वेडिंग फंक्शंस, बैंक्वेट्स में होते हैं तो हमारे क्वेश्चन उनसे ये भी रहता है कि पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, वैले पार्किंग। सो ये सब चीजें हमें साइट सूटेबिलिटी असेसमेंट में चेक करनी चाहिए। सो वहाँ का ट्रैफिक, पेडेस्ट्रियन रूट्स, वहाँ पे पैदल चलने का रास्ता तो नहीं है, और अगर है तो कितनी भीड़ रहती है, इमरजेंसी एक्सेस है या नहीं, मतलब इमरजेंसी एग्जिट फैसिलिटी होनी चाहिए। देन पोजीशन एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ नॉइज सेंसिटिव बिल्डिंग्स, अगर आसपास सपोज हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, या कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे नॉइस नहीं जानी चाहिए, सो वो ध्यान में रखना। ज्योग्राफिकल लोकेशन, टोपोग्राफी, मतलब वहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज आने के प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये सब देखना आपका साइट सूटेबिलिटी असेसमेंट में आता है। फिर साइट प्लान में हम लोग डिसाइड करते हैं कि डिजाइन कैसा रहेगा। अगर एक ग्राउंड में हमें टेंट लगाना है तो उसका डिजाइन कैसा होगा, कितना एरिया हमें कवर करना है, ये देखने के लिए वेन्यू की कैपेसिटी और ऑक्यूपेंसी, कितने लोग आ सकते हैं, एग्जिट कहाँ से रहेगा, एक्सेस आप कहाँ से कर सकते हो, मतलब एंट्री कहाँ से होगी। देन एंट्रेंस के साथ लाइंस आपको स्पेसिफिकली दिखानी है, वीडियो स्क्रीन, सिटिंग अरेंजमेंट, स्लोप, ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, ये सब चीजें आपकी साइट प्लान्स में आ जाती है। स्ट्रक्चर में आप दिखाते हो कि आपने प्रॉपर डिजाइन और मटेरियल यूज किया है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे खाने के स्टॉल्स हैं और सिटिंग एरिया बहुत दूर है तो लोगों को चल के जाना पड़े, तो नियर बाय फूड एरिया आपके सिटिंग अरेंजमेंट भी रहना चाहिए, स्टेज आपका कैसे है और म्यूजिक सिस्टम कहाँ पे आपने लगाया, तो ये सब स्ट्रक्चर में आता है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत जरूरी रहता है। देन व्हाट आर दी बैरियर्स, तो बैरियर्स मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रेजिडेंशियल एरिया है तो लोग वहां पे बोल सकते हैं डीजे वगैरह बंद करने के लिए। देन कोई टावर्स होंगे या नियर बाय कोई एरिया है तो वहां से जैसे कि प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड एरिया होना चाहिए, स्टेज के आसपास कोई प्रॉब्लम ना आए, जिससे कि स्टेज अगर डैमेज हो गया तो बहुत नुकसान हो सकता है लोगों को। सो बैरियर आपके किसी भी तरीके के रह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड लाइटिंग फैसिलिटी कैसे अवेलेबल होगी, सो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी भी तरीके का नुकसान भी कर सकती है इंसान को। सो वो फैसिलिटी हमें कहाँ से अवेलेबल होगी, क्या परमिशन हमें उसके लिए चाहिए, जनरेटर हम यूज कर सकते हैं या नहीं। देन पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, मतलब पैदल चलने वाले लोगों के अभी ध्यान में रखने, जैसे मेला वगैरह होता है, कन्वेंशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, यूजुअली मेले में लोग पैदल चलने वाले बहुत होते हैं, उसके लिए प्रॉपर रास्ते बनाना और
रो बनाना ताकि कोई लाइन भी लगे तो लोग एक ही लाइन में रहे। अदरवाइज अगर साइड में जैसे वो पिलर्स लगाते हैं, अगर वो पिलर्स नहीं होंगे तो क्या होगा, लोग अपनी मर्जी से कहीं से भी लाइन शुरू कर देंगे। पार्किंग लॉट सेफ्टी होनी चाहिए। सो ये सब चीजें इवेंट में हमें ध्यान में रखनी है। फायर सेफ्टी हो गई। सो फायर सेफ्टी के लिए आप प्रॉपर एग्जिट बताएं कि अगर ऐसा कुछ है तो आप कहाँ से एग्जिट कर सकते हो। देन डिजाइन एंड डीमार्केशन ऑफ मीन्स ऑफ एस्केप। सो अगर आप एस्केप करेंगे तो कैसे, जैसे आप बाय एयर भी ट्रैवल करते हो तो उसमें भी आपको सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। प्रॉपर साइनेज होना जरूरी है प्लेसेस ऑफ सेफ्टी के बारे में कि कौन से सेफ एरिया है। स्टेयर वेज के बारे में बताया जाए कि अगर फायर का केस है तो आप लिफ्ट ना यूज करके स्टेयर्स का यूज करें। देन रैंप हो गया, एग्जिट और डायरेक्शनल साइन, मतलब साइन बोर्डिंग प्रॉपर होना चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस रहे और लोग बिना किसी शोर के और बिना किसी प्रॉब्लम के बाहर निकल सके। क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर क्राउड ज्यादा हो गया तो ऑडियंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कितनी तरह की ऑडियंस है। वो क्राउड डायनेमिक्स होता है। सो उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो सबका ध्यान रखना क्राउड मैनेजमेंट में आता है। क्लियर? क्लियर? एनी डाउट्स? एंट्रेंस पे आप लोग यूजुअली देखते हो कुछ भी होता है, जैसे मेला वगैरह भी है तो एंट्रेंस पे बहुत ज्यादा क्राउड रहता है। लोग वहां पे रुक जाते हैं, टिकट चेक कराते हैं, टिकट लेते हैं, तो बहुत भीड़ रहती है, अंदर इतनी नहीं होती। तो उसको मैनेज करना, कैसे एडमिशन करना है लोगों का अंदर, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उसमें, और क्राउड कंट्रोल टीम्स होनी चाहिए। सो क्राउड मैनेजमेंट के लिए आप ऑडियो वीडियो एड्स को यूज कर सकते हो, कैमरास का यूज कर सकते हैं, स्टीवर्ड्स को हम डिप्लॉय कर सकते हैं। स्टीवर्ड्स एक तरीके से टीम होती है जो ओवरऑल क्राउड को मैनेज करती है। ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेले के बाहर रोड है तो रोड पे ट्रैफिक हो जाएगा उस वजह से, क्योंकि कोई अपने व्हीकल से आया है, कोई पैदल आ रहा है। व्हीकल पार्किंग एंड मैनेजमेंट देखना, पेडेस्ट्रियन वॉकवेज, इमरजेंसी एग्जिट, फूड सेफ्टी के बारे में ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आपने स्टॉल्स लगाए हैं वहां पे फूड के लिए क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, और फूड सही कंडीशन में लोगों को मिल पा रहा है या नहीं। बहुत भीड़ नहीं होनी चाहिए, पता चले कि लोगों को जो फूड फैसिलिटी है वो नहीं मिल पा रही, और लोग जो डिस्पोजल्स का यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर डिस्पोज कर रहे हैं डस्टबिन में या नहीं। गंदगी नहीं फैलनी चाहिए, तो हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ड्रिंकिंग वाटर सेफ्टी, अब कई जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होता है, नल लगे होते हैं या वाटर कूलर लगे हुए होते हैं, तो वो सेफ कंडीशंस में होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, लोग उसका गलत इस्तेमाल ना करें, और अगर यूज करें तो सही तरीके से यूज करें ताकि बैक्टीरिया वगैरह ना फैले। अगर अल्कोहल और बार सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सो उसका लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, और आप किसी को अगर अल्कोहल सर्व कर रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना कि वो पर्सन 18 इयर्स एंड अबव है या नहीं। देन सैनिटरी फैसिलिटी में मतलब टॉयलेट्स एंड वॉशरूम फैसिलिटीज होनी चाहिए प्रॉपरली, ताकि जो भी लोग हैं वो प्रॉपरली कहीं पे भी उसको जाके यूज कर सकें। ऐसा नहीं है कि आपने मेला ऑर्गेनाइज किया या आपने कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया वहां पे वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं है, तो उससे भी बहुत गंदगी फैल सकती है। स्पेशल नीड्स वाले लोगों के लिए भी सैनिटरी प्रोविजंस होने चाहिए। स्पेशल नीड मतलब जो डिसेबल होते हैं, सो उनके लिए तो एक स्पेशल एक्ट है, डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 2005। सो ऐसा नहीं है कि अगर वो डिसेबल हैं या उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो यूज नहीं कर सकते उन चीजों को, उनके लिए भी प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे वो लोग वॉशरूम को एक्सेस नहीं कर सकते, उनके लिए स्पेशल चेयर्स होती हैं जिसपे वो बैठ के अपना वॉशरूम एक्सेस कर सकते हैं। सीवेज डिस्पोजल एंड वेस्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रखना, मतलब जो पानी है वो सीवेज में प्रॉपर जा रहा है या नहीं, वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ हो रहा है या नहीं। ऐसा नहीं है कि जहां से पानी निकल रहा है वहीं पे कूड़ा भी पड़ा हुआ है तो पानी ब्लॉक हो जाएगा, जिस वजह से और बीमारियां फैल सकती हैं। किस टाइप का वेस्ट है और वो वेस्ट कहाँ पे जाएगा, उसको कलेक्शन की, जैसे अब डस्टबिन भर गया तो उस डस्टबिन को खाली भी करना है। जैसे आप लोग बैंक्वेट हॉल्स में भी देखते हो कि यूजुअली जहाँ पे हम लोग क्रॉकरी रखते हैं यूज करने के बाद, वो जल्दी से जल्दी उसको खाली करते रहते हैं ताकि उसमें बहुत ज्यादा इकट्ठा ना हो गंद।
देन नॉइस एंड वाइब्रेशंस को ध्यान में रखना, जिससे नॉइस पॉल्यूशन ना हो। मीडिया कवरेज ध्यान में रखना कि मीडिया अगर उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है तो भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक के पास गलत मैसेज कम्युनिकेट होता है उससे। इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर, इंश्योरेंस से क्या होता है कि जो फाइनेंशियल लॉस होगा कंपनी का या सप्लायर का, सॉरी कंपनी का और क्लाइंट का, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो। या आप लोग जैसे ट्रैवल करते हो, सो ट्रैवल से क्या है कि कंपनी आपको एक तरीके से सर्विसेज दे रही है, तो उसमें वो ये आपको ऑप्शन देते हैं कि आप बाय पेइंग मिनिमम चार्ज आप इंश्योरेंस भी बाय कर सकते हो। सो ये सब चीजें आपकी इवेंट मैनेजमेंट में आ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिटेल्स रिक्वायर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इन डिटेल्स को एक बार आप पढ़ लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनीज को क्या क्या इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है फॉर प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस फैसिलिटी। Any doubts? Yes or no? आप लोग जवाब नहीं देते हैं बिल्कुल भी।
Yes or no? No, ma'am. Okay. Next is the risk management policy. So every event management organization or company needs risk management policy, जिससे कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को एक हेल्प मिलती है, या इवेंट मैनेजर जो है असेस कर सकता है, प्लान कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है जितने भी इवेंट्स होंगे। क्योंकि उसको अगर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में नहीं पता होगा तो वो अपने इवेंट्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। सो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एक गाइडलाइन होती है बेसिकली, जिसमें ये स्पेसिफाई किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने रिस्क को मैनेज कैसे करेगी। मतलब जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो इवेंट को कंडक्ट कर रही है, अगर कोई रिस्क अराइज होता है, सो हाउ द कंपनी विल manage the risk. So every event organizing company must have risk management policy to provide them with the guidelines. So जिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए जो अपनी गाइडलाइंस को और उस पॉलिसी को कम्युनिकेट कर सके विद इट्स क्लाइंट और कस्टमर्स। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एस्टैब्लिश, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क। रिस्क को रिड्यूस करने के लिए और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस पॉलिसी को यूज किया जाता है, ताकि एक सेफ एनवायरनमेंट बना रहे मेंबर्स के लिए। सो जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको क्या क्या चीजें इंश्योर करनी चाहिए कि वो रिस्क का असेसमेंट करें। सो अगर आप मान लीजिए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रैवल ही कर रहे हो, तो आप पहले ये देखते हो ना कि जिस रास्ते से हम जाना चाह रहे हैं वहां पे ट्रैफिक तो नहीं होगा, या वहां पे कुछ काम तो नहीं चल रहा जिस वजह से हम फंस सकते हैं। दैट इज ऑल्सो रिस्क। अगर आपका टाइम ज्यादा लग गया और आपको किसी इंपॉर्टेंट प्लेस पे इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है तो आप देर लेट हो सकते हो। सो उसमें आप क्या कर रहे हो? आप रिस्क को असेस कर रहे हो, उसका असेसमेंट कर रहे हो। असेसमेंट करने के बाद आप एक शेड्यूल प्रिपेयर करते हो जिसमें आप डिटेल्स मेंशन करते हो जो जो रिस्क आपको लग रहे हैं। देन अप्रोप्रिएट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, फ्रेम करना और ये देखना कि जो प्रॉब्लम्स आपको लग रही थी वो सॉल्व हो सकती हैं या नहीं। देन ग्रुप कोऑर्डिनेशन एफर्ट को एस्टैब्लिश करना और उसके बाद एक क्लियर चेन ऑफ कमांड एस्टैब्लिश करना। क्लियर चेन ऑफ कमांड मतलब आप अगर एक इवेंट को कंडक्ट करते हैं तो अकेला टास्क एक पर्सन के लिए नहीं हो सकता, वो पूरी टीम फाइनल करते हैं। सो टीम को वो ये बताते हैं कि किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कहाँ पे उसको प्रेजेंट होना है, किस टाइम पे होना है और उसको किससे कमांड्स लेनी है, मतलब किसकी बात उसको सुननी है, माननी है, कौन उसका सीनियर रहेगा और क्या एक्टिविटीज उसे परफॉर्म करनी है। देन इन रिसोर्सेज को हम प्री डिप्लॉय करते हैं। हम ये देखते हैं कि वो रिसोर्सेज हम कैसे यूज करेंगे और अरेंज करेंगे। फिर उसको टेस्ट करके देखा जाता है। टेस्ट करने के बाद एक बैकअप प्लान रखा जाता है। बैकअप प्लान समझते हो आप? प्लान ए अगर काम नहीं किया तो प्लान बी इज ऑलवेज देयर। सो बैकअप प्लान के बाद हम जो भी हमने पॉलिसी डिसाइड की है, जो भी हमने प्रोसीजर डिसाइड किया, हम उसको एक डॉक्यूमेंट में लिख करके फाइनल करते हैं। ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट मैनुअल। सो इस मैनुअल में हम लोग, ये भी एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम डिटेल्स मेंशन करते हैं रिगार्डिंग द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे रिस्क मैनेजमेंट के लिए? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फॉर द इवेंट। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि रिस्क है, कैसे पता चलेगा, जिसमें कंपटीशन भी इंक्लूड रहता है। उसका डॉक्यूमेंटेशन करना। देन इंस्पेक्शन करना, जितनी भी इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हो। इंस्पेक्शन करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका करेक्टिव एक्शन लेना। इमरजेंसी पर्सोनल की डिटेल्स होनी चाहिए, लाइक फर्स्ट एड फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए इवेंट प्लेस पे। एम्बुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड और नियर बाय हॉस्पिटल्स के बारे में आपको डिटेल होनी चाहिए। मान लीजिए आप रहते हो नॉर्थ दिल्ली में, आपको इवेंट कंडक्ट करना है साउथ दिल्ली में, तो साउथ दिल्ली में जिस एरिया पे आप इवेंट कंडक्ट कर रहे हो उसके नियर बाय कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, फायर ब्रिगेड का नंबर, पुलिस, एम्बुलेंस सर्विसेज, ये सारी अवेलेबल रहनी चाहिए। सो ये सब चीजें आपकी रिस्क मैनेजमेंट मैनुअल में मेंशन की जाए। चेकलिस्ट आप प्रिपेयर करोगे
देन इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम क्या रहेगा, कम्युनिकेशन किसके साथ करना है रिगार्डिंग द रिस्क। कई जगहों पे आपने देखा है जो बहुत बड़े लेवल पे इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वहाँ पे कमांडोज होते हैं, वहाँ पे बाउंसर्स होते हैं, उनके पास एक टेलीकॉलर होता है जिसपे वो अपना मैसेज पास ऑन करते हैं। उसमें उनको कोई नंबर डायल करने की जरूरत नहीं होती है, बस वो बोल देते हैं, क्योंकि वो नंबर डायल करेंगे तो उसमें और टाइम लग सकता है। जैसे आपको ये एग्जांपल बताया हुआ क्राउड सेफ्टी हज का इन 2006, इसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा, ये एग्जांपल है। एनी डाउट्स? यस और नो? No, ma'am. ओके, मैं आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट यूनिट में जो है सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है। ये आप लोगों का टास्क है नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास आपकी मोस्ट प्रोबेबली मंडे को होगी। सो आप ये पढ़ के आइएगा अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। मैं आप लोगों से पूछूंगी, और ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे आप फॉलो करते हो, ताकि ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से, तो हम थर्ड ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? एनी डाउट्स? No, ma'am. ओके, आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए मैंने जो कराना था करा दिया। अभी जितना टाइम है, आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ लीजिए। जिनके डाउट्स नहीं है वो लीव कर सकते हैं। I wanted to ask regarding that internship only. I mailed Miss Hina K. Vishli ma'am like last week, last Thursday, and didn't get a reply yet. रिगार्डिंग द इंटर्नशिप आप बात कर सकते हो सोनू सर से। सर, इनको इंटर्नशिप के बारे में पूछना है। हेलो? मैं 1 मिनट कॉल करती हूँ सर को। एक मिनट वेट करो जी सर। बताइए। हेलो, मैंने हाँ, कहा किसने पूछ कोई लीजिए। क्वेरी है आपकी स्टूडेंट्स? किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है क्या? Yes, sir. बताइए। Internship के regarding मैंने हिना मैम को मेल करा था last इंटर्नशिप के Thursday. रिगार्डिंग अभी क्लास होगी तो उसमें डिटेल आपको बताई जाएगी। Okay, इंटर्नशिप के sir. रिगार्डिंग हमने एक वीडियो है ना, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया, उसको देखिए। मैं लिंक शेयर करता हूँ आपको। सर सर मेरे एक को ना jobs के वो चाहिए डीवीएमटी थे, के स्टूडेंट एक एक मेरे करके को एक मिनट रेफरेंसेस ऑनलाइन चाहिए थे करिएगा। jobs के। इंटर्नशिप वाली भी वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, 1 मिनट लाइन पे रहिए। चैट बॉक्स में वीडियो डाल दी इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, इसमें ये वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। और किसी की कोई क्वेरी? और किसी का कोई डाउट या क्वेरी है तो पूछ लीजिए सर से। बताइए। मैम शायद किसी की कोई क्वेरी नहीं है।
सर व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में पूछ रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप कोई भी नहीं है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप क्यों चाहिए? क्लासेस की रिकॉर्डिंग अलग हम यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, क्लासेस आपकी रेगुलर चली रही है, कोई डाउट है तो भी पूछिए। व्हाट्सएप ग्रुप से क्या करना है आपको? सर मेरे को इंटर्नशिप में फर्म्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए थी। मैम ने इंटर्नशिप बोल पे ना सकता अभी था। नेक्स्ट कोर्स में ना मैडम जो है उसकी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, वो काउंसलिंग लेंगी, अभी क्लासेस लेंगी। बीपीसीए 13 में ना क्लासेस लेंगी मैडम, उनसे डाउट क्लियर कर लीजिएगा अपना। ओके ओके सर। प्रोफेसर हिना बिजली मैडम है, वो क्लास लेंगे भी, आपने शेड्यूल में देखा होगा उनका नाम दे रखा है, तो उनसे ये यस डाउट सर। आपका क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट सेशन जो क्लासेस चलेंगे ना बीएचसी ओके 13 में। ओके सर। ओके, यस सर। और कोई क्वेरी? किसी के सर एग्जामिनेशन नोट से रिलेटेड था इशू? सर नोट्स एंड असाइनमेंट्स सबमिट करने का क्या था? असाइनमेंट सबमिशन के लिए गाइडलाइंस आ जाएगी मार्च को, आप बनाना शुरू कर दीजिए, हार्ड कॉपी बना लीजिए। जैसे आएगी गाइडलाइंस, अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन का लिंक शेयर किया जाएगा। आपका रीजनल सेंटर कौन सा है? सर जयपुर। जयपुर में, तो उसके लिए जयपुर आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा मार्च में, ठीक है? आप असाइनमेंट बना के रख लीजिए भी अपने पास। ओके, यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर लीव कर सकते हैं? जी। मैम क्लास ओवर होगी? यस सर। हाँ, आप लीव कर सकते हैं। 26 का तो सर मैसेज चला जाएगा ना इनको।